दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आप सभी के? तो मेरे सीएमए फाउंडेशन वाले दोस्तों, सीएमए फाउंडेशन और उसमें आप में से तो कई अब इंटर में चले गए होंगे ना। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपके रिजल्ट के लिए। 3 दिन से तबीयत बड़ी नासाज थी, लेकिन जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट आया तो तबीयत में अपने आप ही सुधार आता चला गया। स्पेशली जब मैंने अपने स्टूडेंट्स के इकोनॉमिक्स के मार्क्स देखे तो डेफिनेटली इस बारी यूजुअली हमें देखने को मिलता था कि 75, 80, 70 इसके आसपास एक काफी अच्छा अमाउंट बच्चों का निकल के आता था मार्क्स में। लेकिन इस बारी 80 प्लस, 85 प्लस, 90 प्लस भी जब मार्क्स आए तो डेफिनेटली मुझे लगा कि वाकई में इस बारी स्टूडेंट्स ने इकोनॉमिक्स में कुछ अलग से धमाल मचाया है। क्या धमाल मचाया है वो धमाल आप तक पहुंचाना जरूरी है। उन सभी से बात हुई, उन्होंने क्या एनालिसिस दिया, उन्होंने क्या चीज मुझे अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा वो शेयर करा। आइए उस पर नजर डालते हैं ताकि वो सारा एक्सपीरियंस, वो सारे पॉइंटर्स आप भी अपनी पढ़ाई में डालें और आने वाले हमारे अटेम्प्ट में जब एग्जाम दे रहे हो उनका इस्तेमाल करके अपनी स्टडी को एक स्मार्ट स्टडी बनाएं। अगर मैं रिजल्ट की बात करूं दोस्तों, रिजल्ट अगर हम देखें, जैसे मैं बात करूं हर्षिता की, 92 मार्क्स थ्योरी सब्जेक्ट में, स्पेशली जब मैनेजमेंट यहां पर एक अच्छा खासा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हुआ पूरा, एक अच्छी खासी वेटेज लेके चलता है। 92 मार्क्स लाना इट्स नॉट इजी एट ऑल, ठीक है। डेफिनेटली ऐसे अगर हम बात करें, वेदिका 86 मार्क्स हैं, प्राची 84, भूमि 86, तो आप देख रहे हो ये लगातार 80 प्लस, 85 प्लस सारे बच्चों के रिजल्ट तो मैं यहां पर लेकर भी नहीं आया। तो यहां पे जब हमने देखा कि भाई बच्चों के मार्क्स इतने अच्छे पॉजिटिव आ रहे हैं तो डेफिनेटली उनका एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना बनता है। तो जैसे अगर मैं बात करूं हर्षिता की, हर्षिता ने मेरे को अपनी एक वीडियो बनाकर भेजी, तो एक बार जरा उसे देखते हैं और फिर आप लोगों से उन पॉइंटर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। हेलो, आज मेरा सीएमए फाउंडेशन का रिजल्ट आया है एंड मैंने इकोनॉमिक्स में 92 मार्क्स स्कोर किए हैं आउट ऑफ 100। मैं इसके लिए सबसे ज्यादा थैंक यू विनीत सर को करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने विनीत सर से इसकी क्लासेस ली थी। सर की क्लासेस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाते थे एंड इवन क्लासेस में उन्होंने एमसीक्यूज वगैरह भी की वीडियोस भी डाल रखी थी हमारी प्रैक्टिस के लिए एंड ऑल्सो वो डाउट्स का रिप्लाई भी बहुत अच्छी तरह देते थे। उन्हें जैसे अप्रोप्रिएट लगता था कि ये फोन करके समझाना है, ये मैसेज के थ्रू, वो बिल्कुल फ्रिक्वेंटली डाउट्स का हमारा रिप्लाई कर देते थे। थैंक यू विनीत सर। डन जी, वीडियो देख लिया। तो जो निचोड़ आया सभी बच्चों का वो क्या है और जो आपको भी अप्लाई करना है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले कंसेप्ट विद रियलिस्टिक एग्जांपल्स, बहुत जरूरी चीज, स्पेशली जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स क्या एक थ्योरी है उस थ्योरी को हमें अप्लाई करना आना चाहिए, उसकी एप्लीकेशन आनी चाहिए। अरे भाई, एप्लीकेशन कब सीखेंगे? जब हम उसको अपनी डेली लाइफ में उतारेंगे, रियलिस्टिकली उसको अप्लाई करना सीखेंगे। ओके, तो जैसे हम जब डिमांड पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, सप्लाई पढ़ते हैं, तो वहां तो हम आपस में भैया कंज्यूमर सेलर प्रॉपरली क्लास में बन जाते हैं। जब प्रोडक्शन में आपको पढ़ाता हूं तो वहां तो ना जाने आपके कितने बिजनेस स्टार्ट करवाता हूं, कभी आपको चाय वाला बना देता हूं, कभी आपको कपड़े वाला बना देता हूं, है ना, कुछ भी हम बन जाते हैं। तो ये चीज क्या है कि हम एक रियलिस्टिक एग्जांपल को कंसेप्ट से समझते हैं ताकि ये थ्योरी अच्छे तरीके से हमें समझ आ जाए। सेम फॉर द मैनेजमेंट एज वेल। एक कंपनी कैसे काम कर रही है, किस चीज का उसे ध्यान रखना है, वगैरह वगैरह। तो ये सबसे पहली चीज हमारे सिलेबस में आ जाती है कि भैया जो भी हमें एक थ्योरी दी गई है, जो भी कंसेप्ट्स दिए गए हैं, उनको रियलिस्टिक एग्जांपल के साथ पढ़ना बहुत जरूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो निकल कर आई वो है सेकंड पॉइंट, फोकस ऑन द पॉइंटर्स, राइट। भाई आपका पेपर कौन सा? सर इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। कैसे आता है? लिखने को आता है? डिस्क्रिप्टिव आता है? नहीं सर, एमसीक्यूज आते हैं। तो एमसीक्यूज अगर आते हैं तो प्रॉपर राइटिंग स्किल्स का तो आपको इसमें कोई लेना देना है ही नहीं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं, तो लॉ ऑफ डिमांड हमारा जब आता है तो मान लो हमें लिखना है लॉ ऑफ डिमांड, तो सर डेफिनेशन आएगी, उसका एग्जांपल हम लेंगे, डायग्राम आएगा, डायग्राम की एक्सप्लेनेशन आएगी, है ना, एजम्पशंस आ जाती हैं। तो इतना लिखने अगर हम बैठेंगे लॉ ऑफ डिमांड को तो 1-1.5 पेज खर्च हो जाएगा हमारा। लेकिन क्या एग्जाम में हमें लिखना है? नहीं सर, हमें तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और एमसीक्यूज पे हमें मार्क जो है वो लगाना है। तो इसीलिए यहां पर अपनी एक 100% राइटिंग की तरफ परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें जो मेन पॉइंटर्स हैं हमारे वो क्लियर होने चाहिए, वो नोटेड डाउन होने चाहिए। जैसे मैं लॉ ऑफ डिमांड की अगर बात कर रहा हूं तो लॉ ऑफ डिमांड इक्वल्स टू प्राइस एंड क्वांटिटी नेगेटिवली रिलेटेड इक्वल्स टू अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। 1 से 1.5 लाइन के अंदर हमारा पूरा का पूरा लॉ ऑफ डिमांड खत्म हो गया। चाहे तो एक पॉइंट और ऐड कर लो, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर।
बराबर। हाँ, डायग्राम बनाना डेफिनेटली वो बना लीजिए, उसमें इतना ज्यादा समय नहीं लगेगा, इतनी ज्यादा स्पेस कवर नहीं होगी। सो माई पॉइंट इज कि आपको जो कोर एरिया है उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन वगैरह का आपको उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। और साथ ही ये वाला जो पॉइंट है ना दोस्तों, आपको ये आपके सेल्फ समरी नोट्स में इस वाले पॉइंट में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये क्या है, अक्सर क्वेरी टाइम पे आप लोगों के ये क्वेरी आती है, कॉमन क्वेरी आती है कि सर नोट्स कैसे बनाएं, हमें अगर रिवीजन करनी होगी तो सर हम कैसे करें। तो उसमें मैं आप लोगों को ये सिंपल सी सलाह देता हूं कि आप किसी बुक से पढ़ रहे हो, आप मेरी बुक से पढ़ रहे हो, आप क्या नाम है मॉड्यूल से पढ़ रहे हो, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से पढ़ रहे हो, जहां से पढ़ रहे हो पढ़ो। लेकिन जब आप पढ़ रहे हो, जो चीज आपने समझी है, जो चीजें आपने नोट डाउन करी हैं, जो मेन कंटेंट आपका आया, वो आपकी अपनी हैंडराइटिंग में नोट डाउन होना चाहिए। उसकी कॉपी, उसकी नोटबुक अलग से बनाओ और ये चीज चैप्टर वाइज मेंटेन करते हुए चलो, क्योंकि जब एग्जाम आएंगे ना उस टाइम पर ये आपको रिवाइज करने में सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। उस टाइम पर थोड़ी ना टाइम होगा पूरी की पूरी बुक आप रिवाइज करने बैठो, मॉड्यूल पढ़ने बैठो, नहीं ना। ये समरी नोट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, टाइम बचाएंगे एंड डेफिनेटली कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही लेवल पर होगा। ओके, उसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वीडियो में भी बच्चे ने आपको बोला, एमसीक्यूज बहुत जरूरी है। एमसीक्यूज कब करें सर, एमसीक्यूज लग नहीं रहे, चैप्टर तो समझ आ गया, एमसीक्यूज नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे मैं बताता हूं। पहला चैप्टर पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, तीसरा पढ़ लिया, चलो अब एक साथ एमसीक्यूज करने बैठते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। पहला चैप्टर खत्म हुआ, हाँ जी, इमीडिएट उसके बाद आपको एमसीक्यूज करने हैं। इंतजार नहीं करना है कि हम बैठ जाते हैं 15-20 दिन 2-3 चैप्टर और ऐड कर लेते हैं, एक साथ एमसीक्यूज कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। कहीं से भी करो, कहीं से भी करो, आप बुक से कर रहे हो, आप इंटरनेट से कर रहे हो, हमारी साइट पर भी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज अपलोडेड रहते हैं, जहां से करना है करो, लेकिन चैप्टर के इमीडिएट बाद करने हैं। वरना जब पढ़ाई में और प्रैक्टिस में गैप आ गया तो डेफिनेटली वो कोहली जिस तरीके से प्रैक्टिस की कमी है ना, वो अपना 5वें स्टंप वाली बॉल टच करके आउट हो रहा है, तो फिर आप भी आउट हो गए। तो ये भी आपको समझना है, बहुत जरूरी है। ओके, हाँ, एमसीक्यूज करते टाइम एक चीज और याद रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ज्यूम कर रहा हूं, पहला चैप्टर आपने खत्म करा, उसके तकरीबन 50 एमसीक्यूज आपने करे, तो 50 के 50 तो नहीं लगेंगे ना। खैर लगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको लगा कि सर ये एमसीक्यू थोड़ा सा अच्छा था, ये थोड़ा सा ट्रिकी वाला था, इसने हमें थोड़ा सा परेशान करा, उस एमसीक्यूज को भी नोट डाउन करो, उस एमसीक्यू को भी नोट डाउन करो। क्योंकि ऐसे इकट्ठा कर करके मान लो आपने 100-125 एमसीक्यूज, डिफिकल्ट एमसीक्यूज इकट्ठे कर लिए, ये भी रिवीजन में पूरे के पूरे कंसेप्ट को, कंटेंट को रिवाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ओके, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी डिफिकल्टी वाली चीज नहीं है, सिंपल सा सिनेरियो है कि किस तरीके से हमें अपने कंटेंट को कवर करना है, बिल्कुल सिंपल। इसमें ज्यादा कुछ हमें डिफिकल्टी वाली चीज होनी ही नहीं चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आप अप्लाई करेंगे, अपनी पढ़ाई में लागू करेंगे और नतीजा आप खुद ही 10 दिन 15 दिन के अंदर ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना जो पॉइंट है वो रख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी स्टडीज।